वेलकम बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है ना। क्लास 9 टॉपिक से, और उसमें यहाँ पे हम एक्सरसाइज 7C से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 7A और 7B ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे 7C है, 7C में जो भी कॉन्सेप्ट है उस पर हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो जितना भी बच्चे लोग हैं वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 7C में कुछ कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट के बारे में जानना। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि यहाँ बताया गया कि 2 लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना। 2 लाइन सेगमेंट जिसका नाम एक L है एक M है। 2 लाइन सेगमेंट पे एक लाइन ऐसा जो है ना वो कट कर रहा है, जिसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल को तुम T से या कोई अदर नेम भी दे सकते हो, MNOPQ जो भी, ये हो गया, ठीक है। तो इसमें पहले प्रॉपर्टी जान लो। तो प्रॉपर्टी क्या है ना, जैसे कि इसका नाम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि एंगल 1, तो सबसे पहली बार कि हम लोग प्रॉपर्टी में जानेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या क्या है छोटू, तो बोलता है कि एंगल 1 जो है ना वो एंगल 5 का इक्वल है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 हो गया। उसी टाइप से एंगल 2 जो है ना वो एंगल 6 का इक्वल होता है, तो एंगल 2 जो है वो एंगल 6 का इक्वल होता है। सेम टू सेम, हाँ जो एंगल इक्वल है वो कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी से नहीं, इसके बारे में और डिटेल में तुमको बताएंगे, तो वेट कर लेना, पर लिखने वाला काम कर देता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 4 का, तो एंगल 4 जो है ना वो तुम्हारा हो जाएगा एंगल 8 का इक्वल हो गया, ठीक है। उसी टाइप से तुम्हारा 3 है, तो एंगल 3 जो है वो एंगल 7 का इक्वल है। तो ये जो प्रॉपर्टी है छोटू, तो वो जब भी होता है ना, वो जब भी एक दो लाइन आपस में पैरेलल होता है, एक ट्रांसवर्सल होता है, तब भी आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड ऑल्सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, और उसी तरह से एंगल 3 जो है वो एंगल 7 के इक्वल हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी उसी समय आपको सेटिस्फाइड करेगा जब ये दोनों लाइन सेगमेंट आपस में पैरेलल होते हैं तब। तो ये पहला प्रॉपर्टी था जिसका नाम है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के अनुसार मैंने बताया। सेकंड में तुम अगर जानोगे तो सेकंड में मैंने बता दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में देखो तो ये भी वही साबित करता है, वही प्रॉपर्टी के अनुसार यहाँ पे इस्तेमाल करता है कि ये लाइन सेगमेंट इसका पैरेलल होना ही चाहिए, L इज पैरेलल टू M, और यहाँ पे एंड T है, एंड T जो है वो ट्रांसवर्सल होना चाहिए, है ना। तो ये ट्रांसवर्सल होना चाहिए। तो इसी टाइप से यहाँ पे देखो कि ये जब लाइन पैरेलल होगा, ये ट्रांसवर्सल होगा, तो इसके अनुसार ये एंगल 4 है वो एंगल 6 का इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 4 जो है वो एंगल 6 का इक्वल हो जाएगा। उसी टाइप से एंगल 3 जो है वो एंगल 5 का इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 जो है वो एंगल 5 का इक्वल हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी जो है वो आपका है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। उसी टाइप से तुम यहाँ पे आगे भी जानोगे ना, तो आगे तुमको बताया गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स लिखो ऐसे जो भी। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बाद हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पे जाएंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलता है कि यही है कि 2 लाइन सेगमेंट आपस में पैरेलल होना चाहिए, ट्रांसवर्सल होना चाहिए। अगर ये इतना दिया हुआ है तभी ये सेटिस्फाइड करेगा कि ये वाला एंगल आप देख रहे हो एंगल 1 एंगल 7 का इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 हो गया। सेम टू सेम यहाँ पे एंगल 2 है, तो एंगल 2 जो है वो एंगल 8 का इक्वल हो जाएगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के अनुसार ये सेटिस्फाइड करता है, ठीक है ना। उसी टाइप से तुम आगे जाओगे तो यहां पे हम लिख सकते हैं आगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि इसमें कब होता है, तो याद रखना छोटू कि जब भी 2 लाइन सेगमेंट आपस में इंटरसेक्ट करेगा ना, तो ये वाला एंगल होता है ये इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको दे दिया गया है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यानी कि जब भी 2 लाइन सेगमेंट आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो उसके सामने वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है एंड ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है,
ठीक है, समझ में तो आ ही रहा होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर ये लाइन देखो एल वाला लाइन और टी वाला लाइन जब ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो बोल सकते हो कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है। उसी टाइप से एंगल 2 है तो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हुआ, एंगल 4 है। ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि एंगल 5 है तो एंगल 5 जो है वो एंगल 7 का इक्वल है। उसी टाइप से एंगल 6 है तो एंगल 6 जो है वो एंगल 8 का इक्वल है। ये जो भी है आपका प्रॉपर्टी वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल के माध्यम से यहाँ पे बताया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को, ठीक है ना। ठीक है, तो चलो, तो इसके बाद हम और भी इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि अल्टरनेट के बारे में हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग के बारे में हो गया, वर्टिकली के बारे में हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में हो गया। तो आगे हम लोग चलेंगे लीनियर पेयर के बारे में, है ना। ज्यादा हो गया ना अच्छा, थोड़ा नीचे सर, यहाँ पे लीनियर पेयर हो गया। तो लीनियर पेयर में क्या बताया गया, तो लीनियर पेयर जैसे कि मैंने आपको जब 7A 7B जब मैंने यहाँ पे जब बता रहा था या कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पे तो था ही, लेकिन तभी भी यहाँ पे देख लो लीनियर पेयर में आप जब भी अप्लाई करोगे कि एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट में अगर वो दो लाइन सेगमेंट पे आपस में विभाजित करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट में सॉरी इक्वल नहीं, वो दोनों डिवाइड करता है दो पार्ट में, वो दोनों डिवाइड करता है दो पार्ट में, तो हम उस दोनों का जोड़ बराबर 180 होता है। यानी कि ये वाला एंगल 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो यहाँ पे लिखता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, तो ये लीनियर पेयर कहलाएगा। तो उसी टाइप से यहाँ पे देखो सबसे पहली बार कि अगर ये एल वाला लाइन तुम देख रहे हो तो उसके ऊपर में देखो 1 और 2 है ना, तो ये दोनों को जोड़ोगे तो यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों को जोड़ेगा तो 180 आएगा। तो पहला लीनियर पेयर दिखाई दिया तुमको। उसी टाइप से अगर हम ऊपर वाला को तोपेंगे तो 3 और 4 रहेगा, तो ऊपर वाला को तोपेंगे तो नीचे वाला यानी कि एंगल 3 और एंगल 4 है, ये भी दोनों का सम हो गया 180, ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारा। उसी टाइप से अगर टी वाला लाइन को देखोगे तो ये रहोगे तो तोपोगे ना, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एंगल 1 और एंगल 4 दिखाई दे रहा है। तो यानी कि एंगल 1 है और एंगल 4 है, ये दोनों का सम होता है 180। क्यों, क्योंकि ये भी दोनों का तो जोड़ 180 तो होगा ही ना, लीनियर पेयर है, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे देखो 2 और 3 है, तो यहाँ पे एंगल 2 है और यहाँ पे एंगल 3 है, इज इक्वल टू 180 हो गया। ये भी तुम्हारा हो गया क्या, लीनियर पेयर, ठीक है। क्या ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है ना। सेम टू सेम अगर ये पूरा तुम्हारा कंप्लीट हो गया, सेम टू सेम उसी तरीके से अप्लाई यहाँ पे भी कर सकते हो। यहाँ पे भी क्या करोगे, ये वाला नीचे वाला को तोपेगे तो ऊपर वाला में तुमको स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा, तो यानी कि 5 और 6 ये दोनों का सम है, यानी कि 5 है और 6 है, ये दोनों का सम 180 हो सकता है, ठीक है ना। सेम टू सेम ऊपर वाला को तोपोगे तो नीचे वाला भी एक स्ट्रेट लाइन तुम्हारा बनेगा, क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि 7 और 8 है। तो यहाँ पे लिखते हो कि एंगल 7 और एंगल 8 है, ये दोनों का जोड़ भी 180 होता है, ठीक है बाबा। उसी तरह से तुम देखो ये वाला लाइन को ये वाला इधर का प्रेस करोगे ना, तो ये दोनों एंगल बनेगा जो दोनों डिवाइड कर रहा है इक्वल, मतलब अलग अलग पार्ट पे, है ना। तो इसको भी कर दोगे तो 5 और 8 हो जाएगा, तो 5 हो गया और 8 हो गया, ये भी दोनों का सम 180 हो गया। क्यों भाई, ये जितना भी पार्ट मैंने बता रहा हूँ सब ये लीनियर पेयर से जा रहा है। और सेम टू सेम यहाँ पे 5, 6 और 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 और 7 के बारे में भी जाएंगे, तो यहाँ पे लिख देना एंगल 6 और एंगल 7 ये दोनों का जोड़ भी 180 आता है। मतलब कि लीनियर पेयर का काम इसमें देखा जाए तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 और 4 8, तो 8 प्रॉपर्टी यहाँ पे तुमको सिर्फ और सिर्फ लीनियर पेयर से अप्लाइड होता है, ठीक है ना। जो फुल्ली मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रहा हूँ एक एक चीज़ के बारे में, जो एक बार में तुम लोग को समझ में तो वहीं जाएगा, है ना, बहुत डीपली है, ठीक है ना। जब बता ही रहे हैं तो बहुत डीपली बता देते हैं कि इसके बाद जो भी क्वेश्चन रहेगा तो आसानी से तुम लोग से बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत देख लो, तो यहाँ पे हो गया लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर के बाद हम आगे जाएंगे कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल या एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं। क्यों, वो दोनों अलग अलग है, कि मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था 7 ने जब बताया था तो उससे पहले, लेकिन यहाँ पे हम इतना जान लेते हैं कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर बोलो, कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर बोलो या आप एडजेसेंट बोलो, है ना। ये दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे एक जगह पे तुमको देखने के लिए मिल जाएगा, है ना, कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के बारे में और एडजेसेंट एंगल के बारे में। तो यहाँ पे देखो ये भी उसी समय सेटिस्फाइड करता है जब दो लाइन सेगमेंट आपस में पैरेलल होता है और एक लाइन ट्रांसवर्सल होना चाहिए। तो उस टाइप से देखो, तो यहाँ पे देखो ये लाइन इसका पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इसके अंदर वाला ये दो एंगल है, तो ये दोनों लगातार एंगल है, तो यानी कि 4 और 5 हो गया, तो एंगल 4 हो गया और एंगल 5 हो गया, ये दोनों का जोड़ 180 आता है। कॉन्सेक्यूटिव से बोलो या एडजेसेंट से बोलो, ठीक है।
सेम टू सेम आगे जाओगे, यहाँ पे 3 और 6 है, तो यहाँ पे हो गया आपका 3 और ये हो गया एंगल 6, ये भी दोनों का जोड़ हो गया 180 कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के बारे में जानो, या आप बोल सकते हो क्या एडजेसेंट एंगल के बारे में। क्लियर है? ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गया होगा तो एडजेसेंट भी हो गया तुम्हारा, लीनियर पेयर भी तुम्हारा हो गया, वर्टिकली हो गया, एक्सटीरियर भी हो गया है, इंटीरियर भी हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग भी हो गया। ठीक है, तो इतना प्रोसेस जानना बहुत जरूरी था, प्रॉपर्टी जानना जरूरी था। ठीक है ना, अगर सही से जान जाओगे तो आगे तुम्हारे लिए जितना भी क्वेश्चन है जो भी हमने डिस्कस करने जा रहा हूँ वो शायद तुम लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो ठीक है, अभी इतना हो गया, काफ़ी है। कैसा बना? गर्दा गर्दा बन के उड़ गया। चलो, यहाँ पे जो भी मैंने कॉन्सेप्ट दिया एक्सरसाइज 7C पे लाइंस एंड एंगल्स, तो उस पर कुछ क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं क्या बोलता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7C का RS अग्रवाल। इसमें बताया गया है कि दो लाइन सेगमेंट है L और M, दोनों आपस में पैरेलल है और एक लाइन जो है वो कट कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे एंगल 1 = 120 डिग्री दिया हुआ है, तो बोलता है कि फाइंड अदर या रिमेनिंग एंगल्स, तो यानी कि ये 120 आपको दिया हुआ है एंगल्स, तो अब निकालना है। प्रॉपर्टी तुमको तो पता ही होगा, अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं, तो बनाने का बहुत तरीका है। ठीक है ना, जो भी मैंने प्रॉपर्टी बताया उसके अकॉर्डिंग देखो, तो एंगल 1 = यहाँ पे लिख देना क्या, तो यहाँ पे सॉल्व लिख देना, और सॉल्व लिखने के बाद एंगल 1 = एंगल 5 लिख देना। क्यों भाई, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो इसलिए आपका एंगल 5 जो है वो हो जाएगा 120। ठीक है ना, तो एंगल 1 = एंगल 5 हो गया कॉरस्पॉन्डिंग से। इसको हम मान लेते हैं सेकंड, क्योंकि फर्स्ट में तो आपको निकल चुका था कि ये एंगल 1 आपको दिया हुआ है, सेकंड हो गया। अब उसके बाद तुम क्या करना ना कि एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देना कि एंगल 5 जो है ना वो एंगल 3 का इक्वल हो जाएगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब 5 120 है तो एंगल 3 भी तुम्हारा निकल जाएगा 120। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे एंगल 3 भी निकल गया। और जब यहाँ पे देखो 1 = 5 निकला कॉरस्पॉन्डिंग से, 5 जो है वो 3 का इक्वल निकला अल्टरनेट से, और ये वाला 3 जो है वो एंगल 7 का इक्वल हो जाएगा फिर कॉरस्पॉन्डिंग से, है ना। तो यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं क्या कि एंगल 3 जो था ना वो एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, एंगल 7 का। तो एंगल 7 का इक्वल हो गया, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग, है ना, एंगल्स। तो ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं छोटू कि एंगल 7 का वैल्यू भी हो गया तुम्हारा 120। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो गया, ये हो गया फोर्थ वाला इक्वेशन, यानी कि फोर्थ, यानी कि 4 एंगल अभी निकाल चुके हैं, यानी कि 4 एंगल तो हो गया, जो एक तो कुछ दिया हुआ था उसके अलावा 3, टोटल 4, और 4 और निकालना है, बिकॉज यहाँ पे 8 एंगल है, तो 8 को तो निकालना पड़ेगा ना, तो 8 को निकाल लेते हैं। तो अभी हम बस यही 2 प्रॉपर्टी इस्तेमाल किए हैं, यानी कोई भी इस टाइप से रहेगा ना निकालने के लिए तो 3 प्रॉपर्टी के इस्तेमाल करना पड़ता है। हम वर्टिकली से भी काम कर सकते थे, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट का इस्तेमाल किए। अब उससे काम हो जाएगा तो फिर लीनियर पेयर लगाएंगे, फिर उसके बाद काम करेंगे। तो जो चारों एंगल निकल गया ना 7 तक, देखो 1 जो है वो 5 का निकल गया, किससे, एंगल 1 = एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग से। फिर एंगल 5 जो है वो 3 के इक्वल है, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। फिर 3 जो है वो 7 का इक्वल हो गया, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग से हो गया। तो चलो छोटो, एक लाइन तो क्लियर कर लिए, लेकिन दूसरा वाला तो क्लियर करना ना पड़ेगा। तो दूसरा वाला क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल 1 और एंगल 2, तो यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों का सम करेंगे तो 180। क्यों भाई, तो लीनियर पेयर है। ठीक है ना, तो एंगल 1 तुमको पता है कि 120 है, और एंगल 2 जो तुम्हारा है वो तुमको पता नहीं है, = 180 हो गया। ठीक है ना, चलो बहुत हो गया, यस सर, यस सर। देखो यहाँ वाले एंगल 2 = क्या हो गया, 180 माइनस ऑफ एंगल इतना, तो यहाँ पे कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है छोटू, तो यहाँ पे आपने एंगल 1 के अनुसार लीनियर पेयर से एंगल 2 का वैल्यू आपने निकाल दिया, तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा, 5 वाला एंगल निकल गया तुम्हारा। अब देखो 2 जो है वो तुम्हारा 6 का इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देना कि एंगल 2 जो है वो एंगल 6 का इक्वल हो गया। क्यों भाई, तो कॉरस्पॉन्डिंग से, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए एंगल 6 जो है वो कितना हो जाएगा छोटू,
60 ही हो जाएगा, ठीक है ना। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग से, तो इसलिए एंगल 6 का वैल्यू भी हो जाएगा 60। तो 5 के बाद 6 एंगल भी तुम निकाल दिया, 6 के बाद 7 भी निकालना, तो क्या करोगे 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 4, अल्टरनेट इंटीरियर से, तो लिख देना एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों भाई, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो इसलिए आप एंगल 4 का भी वैल्यू तुम बोल सकते हो कि 60 डिग्री होगा। ये हो गया 7th एंगल, ठीक है ना। अब यहाँ पे 4 जो है वो 8 का इक्वल हो जाएगा, तो फिर से इस 2 का साइन देना, फिर लिखना एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। क्यों भाई, तो वही हो जाएगा ये क्यों हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग से हो जाएगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग, एंगल, हाँ चलो। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए एंगल 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा छोटू, यहाँ पे हो गया 60, है ना। ये हो गया 8 एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हमने निकाल दिया एंगल 1 से लेकर एंगल 8 तक का वैल्यू, ठीक है ना। तो इस तरह से थोड़ा डिटेल में समझते हुए तुम लोग को बताया। इसके अलावा भी तुम चाहे तो हम ना कि वर्टिकली से भी काम कर सकते थे। कैसे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल। ये भी कर सकते थे हम, है ना। कोई भी हम 2 प्रॉपर्टी लगाकर ये काम कर सकते थे, ठीक है ना। उसके साथ में एक लीनियर पेयर लगाना पड़ता है, क्योंकि इसके अलावा एक और एंगल है वो निकल जाएगा, तो बाकी का रेस्ट ऑफ निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आया, तो चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देना तुम लोग, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया, आवाज नहीं, आवाज नहीं, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया कि यहाँ पे L इज पैरेलल टू M और ट्रांसवर्सल यहाँ पे तुमको दिया हुआ है T, और यहाँ पे आपको एंगल सब दे दिया गया, और लेकिन एक एंगल है जिसका नाम 7 है, एंगल 7 का वैल्यू दिया हुआ है 80। तो बोलता है कि फाइंड ऑल रिमेनिंग एंगल। तो 7 है ना छोटू, तो 7 के अकॉर्डिंग तुम सॉल्व करना, तो सॉल्व करो। तो एंगल 7 जो है ना उसको हम कर लेते हैं, इस बार करते हैं वर्टिकली से। तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5 हो गया। क्यों भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। तो यानी कि एंगल 7 80 है, तो इसलिए एंगल 5 का भी वैल्यू क्या निकल जाएगा छोटू, 80 निकल जाएगा। ये हो गया सेकेंड एंगल, ये तुम्हारा फर्स्ट एंगल दिया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल 5 निकल गया, तो एंगल 3 भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे लिख देना इस 2 का साइन, यहाँ पे लिख देना एंगल 5। तो एंगल 5 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3। क्यों भाई, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल को शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखना। तो इसलिए एंगल 3 का वैल्यू भी निकल जाएगा 80। ये हो गया तुम्हारा थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। तो एंगल 3 के बाद यहाँ पे देखो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा। इसको को हमारे हाँ हाँ, तो वो पहला वाला क्वेश्चन में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल उसके अनुसार मैंने बनाया, लेकिन इस बार जो दूसरा क्वेश्चन है ना उसको भी तुम चाहे तो वही मेथड से बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेरा एक और तरीका है जो वो भी मैं बता दे रहा हूँ तुम लोग को, ताकि तुम लोग किसी भी वैरायटी का मैच रहे, किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी लगा के बना सकते हो, है ना, जब मतलब कि वैसा प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है। तो जैन बात है कि यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में बताएं, फिर एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा हुआ है, और यही दोनों लगा कर मैं पूरा मैथ बनाऊंगा, ठीक है ना। तो चलो एंगल 3 के बाद एंगल 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देना इस 2 का साइन, एंगल 3 है, एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 1। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 क्यों है भाई, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। तो इसके अनुसार तुम बोल सकते हो कि एंगल 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा छोटू, तो एंगल 1 भी तुम्हारा 3 के इक्वल है, यानी कि 80 हो जाएगा, ये तुम्हारा बन जाएगा एंगल 4, ठीक है। ये 4 निकल गया एंगल 1 का, तो यानी कि 7 था, 7 हो गया 5 का, 5 हो गया 3 का, 3 हो गया 1 का, यानी कि टोटल 4 एंगल निकाल दिया। अब लिखना 1 और 3, तो तुमको पता है कि एंगल 1 और एंगल 3 ये 2 ये दोनों का सम हो जाएगा 180। क्यों भाई, तो लीनियर पेयर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चा। तो इसमें एंगल 1 आपको दिया हुआ है 80, तो एंगल 1 80 करना, एंगल 2 तुमको पता नहीं है, और ये हो गया 80, तो एंगल 2 इज इक्वल टू हो गया 80 माइनस ऑफ दिस, तो ये हो गया तुम्हारा 100 हो गया। तो यानी कि एंगल 2 का वैल्यू निकाल दिया, जो इसका हम मान सकते हैं कि ये 5वां एंगल निकल गया,
तो एंगल 2 निकल गया, तो एंगल हम 4 निकाल देंगे, तो इस 2 का साइन देना, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। क्यों भाई? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो BOPA लिख देना एंगल्स। तो इसके अनुसार देखो, तो इसलिए एंगल 4 का भी वैल्यू तुम्हारा निकल जाएगा 100। ये हो गया 6th इक्वेशन, 6 वाला मतलब निकल गया। अब फिर यहाँ पे 4 के बाद 6 कर देना तुम, तो यहाँ पे लिख देना फिर से एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। क्यों भाई? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल हो गया। तो इसमें तुम्हारा क्या हुआ बउआ? तो एंगल 6 का भी वैल्यू तुमको पता चल गया कि ये 100 निकलता है ना। ये तुम्हारा बन गया 7 एंगल निकल गया। 7 के बाद 8 निकालना, यानी कि लास्ट वाला, तो 6 इज इक्वल टू 8 कर देना। तो यहाँ पे लिख देना कि एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसलिए एंगल 8 का भी वैल्यू तुम निकाल दिया 100। इस तरह से प्रॉपर्टी लगाकर आप बना सकते हो, है ना। कब? जब दो लाइन सेगमेंट आपस में पैरेलल रहे और एक ट्रांसवर्सल रहे, तब। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। समझ गया ना? अरे सर बोल रहे हैं कि ईडीडी के लिए भेज दीजिएगा। अरे सर को थंबनेल दिखाओ सर, थंबनेल एक बार। चलो हो गया, अब थोड़ा सा वेट कर लो, अभी नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोग ध्यान दे दो। क्वेश्चन नंबर 3 में यही बताया गया, सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है कि एल जो है वो एम के पैरेलल है और टी जो है वो ट्रांसवर्सल है। इसमें एंगल 1:2 एंगल 2 का रेशियो आपको दे दिया गया है 3:5, है ना, सॉरी 2:3 दे दिया गया। तो फाइंड द रिमेनिंग एंगल, है ना, यानी कि फाइंड ऑल एंगल बोलो या रिमेनिंग एंगल बोलो, वो तुम पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बार क्या करना छोटू, तो तुमको तो पता है कि 1 और 2 का रेशियो भी दे दिया गया है, तो लेट द रेशियो बी x। तो सॉल्व में तुम लिखेगा, तो सॉल्व में क्या लिखेगा कि एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों का सम होता है 180। क्यों भाई? क्योंकि लीनियर पेयर होता है, ठीक है ना। तो एंगल 1 का था क्या? 2x मान सकते हैं। एंगल 3 कितना था वो? एंगल 2 कितना था वो? 3x। तो यहाँ पे लिख देंगे 3x इज इक्वल टू 180 हो गया। तो 3 2 5, यानी कि 5x इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 हो गया। 5 के टेबल से काट देना, तो 5 से काटो तो 5 3 15। फिर यहाँ पे कितना बचेगा? 3 बचेगा, 5 36, यानी कि x का वैल्यू कितना निकलेगा? 36। जब x का वैल्यू 36 निकल गया तो एंगल 1 पर निकाल लेना। एंगल 1 का वैल्यू कितना था? तो 2x था, तो 2x लिख देना, यानी कि 2 × 36 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 36 दूनी 72, है ना। ये हो गया पहला एंगल। और दूसरा में एंगल 2 था, एंगल 2 का वैल्यू था 3x, तो 3x का मतलब 3 × 36, तो कितना हो जाएगा? 108, 108, है ना। 6 3 18, 3 3 9 1 10, है ना। तो यानी कि एंगल 1 का वैल्यू तुमने निकाल दिया, एंगल 2 का वैल्यू तुमने निकाल दिया, तो उसके बाद जितना भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो निकाल दो। तो वही वर्टिकली से ही काम करूंगा मैं। तो एंगल 2 जो है वो सॉरी पहले एंगल 1 पे जाओ। एंगल 1 जो है वो 3 का इक्वल हो जाएगा, तो लिख देना कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 का इक्वल हो गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसलिए एंगल 3 का वैल्यू तुम्हारा निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा छोटू? तो 72 निकल जाएगा, ठीक है ना। उसी टाइप से यहाँ पे 3 जो है वो 5 का इक्वल हो जाएगा, तो एंगल 3 जो है वो एंगल 5 का इक्वल हो जाएगा। 3 इज इक्वल टू 5, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, तो इसलिए तुम्हारा हो जाएगा एंगल 5 इज इक्वल टू 72, है ना। और 5 जो है वो तुम्हारा किसका इक्वल हो जाएगा? 7 का। तो यहाँ पे लिख देना कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। क्यों भाई? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसलिए एंगल 7 का वैल्यू निकल जाएगा 72, ठीक है ना। यानी कि देखो पहले 1 निकाल दिया तुमने, ये हो गया फर्स्ट, है ना। फिर उसके बाद 2 निकाल दिया तुम, इसको मान लो। फिर इसके बाद 3 निकाल दिया इसको, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा चौथा, है ना, 4 एंगल। चौथा एंगल के बाद यहाँ पे 5वां 2 है, इसको मान लेना 5वां। क्यों? क्योंकि ये वाला एक सीक्वेंस में सबका निकल गया, ठीक है ना। अब दूसरा सीक्वेंस में 2 के अनुसार निकाल देना। तो यहाँ पे देखो 2 जो है तुम्हें साफ दिखाई दे रहा होगा कि एंगल 2 बताओ किसके इक्वल हो जाएगा? 4 का। क्यों भाई? जल्दी बताओ। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसलिए तुम्हारा यहाँ पे क्या निकल जाएगा बाबा? तो एंगल 4 इज इक्वल टू तुम्हारा कितना निकल जाएगा? 108। ये हो गया 5 के बाद 6 एंगल। फिर यहाँ पे देखो तुम आगे, तो एंगल 4 है, तो एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? एंगल 6 का। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, तो इसलिए एंगल 6 का वैल्यू तुम्हारा क्या निकल जाएगा? 108। ये हो गया एंगल 7 निकल गया, ठीक है ना। उसके नीचे भी जगह है तो देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे आगे तुम करना एंगल 6, तो एंगल 6 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 8 का इक्वल हो जाएगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसलिए एंगल 8 का भी वैल्यू निकल जाएगा 108। इस तरह से ये सबका एंगल निकल गया 1 से लेकर 8 तक। क्लियर है? ठीक है ना, ठीक, ओके।
चलो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसके बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो यहाँ बताया गया है कि L जो है वो मतलब कि M का पैरेलल दिया हुआ है, ट्रांसवर्सल मान लो कि T ही है, और इसमें बताया गया है कि ये वाला एंगल और इसके ये वाला एंगल दोनों आपका वैल्यू दिया हुआ है। तो बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो कैसे निकालोगे आप? तो यहाँ पे क्या करना ना छोटू, तुमको तो पता ही है कि ये वाला जो भी एंगल इसका नाम दे देते हैं 1 है ना, इस एंगल का नाम देते हैं 1, इस एंगल का नाम देते हैं 2, और हमें पता है कि एंगल 1 जो है वो इसमें एंगल 2 के बारे में इक्वल है। क्यों? क्योंकि कॉरस है ना, पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगल 1 तुमको कितना दिया हुआ था, 3x माइनस ऑफ 20 इज इक्वल टू 2x। 2x मतलब हो जाएगा 2x प्लस ऑफ 10 हो गया। मतलब क्या है कि यहाँ पे 3x रहने देना, 2x को उठा के इधर पटक देना, इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 10, ये माइनस में 3 जगह तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा x और ये तुम्हारा हो गया कितना 30। तो x का वैल्यू निकल गया 30, ये हो गया सॉल्व, ठीक है ना। तो बस हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकलना था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल था ही, तो इस दोनों को इक्वेट किया, x का वैल्यू निकल गया, कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। 4 के बाद 5 है, 5 में चलते हैं। 5 में क्या बोलता है बच्चा? 5 में भी उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन है, जिससे कि यहाँ बताया गया कि दो लाइन सेगमेंट है, दोनों लाइन सेगमेंट आपस में पैरेलल है, L है और ये M है, और ये T आपका ट्रांसवर्सल ही दे रहा है, और साथ में ये दिया हुआ 3x प्लस ऑफ 5, और दूसरा में दिया हुआ ये 4x दिया हुआ है। तो बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जबकि प्रॉपर्टी तुम लोग को पता है ना। तो यहाँ पे क्या करना बाबा, तो यहाँ पे तुम करना कि इसका ये अंदर वाला एंगल को 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेंगे, तो एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों का सम हो जाएगा 180, ठीक है। क्यों भाई? तो को इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 1 का मतलब हो गया 3x प्लस ऑफ 5, एंगल 2 का मतलब हो गया 4x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे हो गया 4 3 7, तो 7x, और ये प्लस 5 है तो उसको उठा के इधर पटक देंगे, तो 180 में से 5 गया, तो यहाँ पे हो गया 7x, और ये हो गया 175। तो 1 से 7 से कैंसिल करना, 7 दूनी 14, 3 7 5 35, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू तुम्हारा निकल गया 25, हो गया आपका आंसर। आसान है? यस सर। ठीक है, तो फाइनली आप बैंक करेगा। चलो शांत रहो, शांत रहो। यहाँ पे नया क्वेश्चन है छोटू, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बताया गया ना कि ये पिक्चर आपको देख रहे हो एक्सरसाइज 7C का है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें तुमको बताया गया क्या कि AB जो है वो CD का पैरेलल है, और ऑल्सो BC जो है वो तुम्हारा ED का पैरेलल है, और यहाँ पे एक स्टेट इसी का वैल्यू निकालना है, जबकि आपको 75 दे दिया गया एंगल D का वैल्यू। तो कैसे निकालोगे आप? तो तुमको पता है छोटू कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम 180 होगा। तो सॉल्व लिख देना, और सॉल्व में क्या लिखोगे कि एंगल C और एंगल D ये दोनों का सम होता है 180। क्यों? को इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो यहाँ पे एंगल C तुम्हारा C हो गया, एंगल D तुम्हारा कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 हो गया। तो इसलिए एंगल C इज इक्वल टू, हाँ क्या हुआ, क्या आया, क्या दिया हुआ यहाँ पे एंगल 7। तो एंगल 7 कितना हो जाएगा छोटू 180 है, 180 माइनस ऑफ 75 है, इसको सॉल्व करेगा 105 आ जाएगा एंगल। तो एंगल C निकल गया। जब ये दोनों का जोड़ 180 में से D घटा दोगे तो ये निकल गया। अब ये वाला जो तो है ना वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिख देना कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट जो था वो इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया। तो इसलिए एंगल B जो था ना इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। मतलब B को ही x माने थे, 105 हो गया, सॉल्व। ठीक है, 6 के बाद 7 में आ जाओ। तो 7 में क्या दिया हुआ है? चलो छोटो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में क्या बोलता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे साफ बताया गया छोटो कि AB जो है वो CD का पैरेलल है, CD जो है वो EF का पैरेलल है, और यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, जबकि E का वैल्यू दे दिया गया 130 और B का वैल्यू दे दिया गया 70। तो x कैसे निकालेंगे हम? तो देखो छोटू, सबसे पहली बार देखो ये वाला AB जो लाइन है वो CD का पैरेलल है, तो लिख देना सॉल्व में। तो सॉल्व में लिख देना कि AB जो है ना वो CD का पैरेलल है और ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल T है।
सॉरी ट्रांसवर्सल BC है, BC है। तो ट्रांसवर्सल BC है तो हम कह सकते हैं कि एंगल B वाला जो एंगल देख रहे हो ना पूरा, वो एंगल C वाला पूरा, तो एंगल C का नाम दे दो BCD, तो BCD का इक्वल है। और एंगल B का मतलब है ABC, तो यहाँ पे ABC भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अगर ABC का वैल्यू 70 है ना, तो यहाँ पे BCD का भी वैल्यू आपका निकल गया। क्यों निकल गया भाई? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो BCD का निकल गया टोटल 70, ठीक है। चलो ये उसके बाद क्या करना ना, एंगल E वाला देख रहे हो और यहाँ पे C वाला देख रहे हो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो FEC, तो लिखना उसके बाद इसका नाम दे देना फर्स्ट। यहाँ पे क्या करना, FEC, तो एंगल FEC प्लस और इसका हो जाएगा ECD, ये दोनों का सम हो जाएगा 180। को इंटीरियर से कर देना, है ना, को इंटीरियर से कर देना, यानी कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर से कर देना। तो यानी कि FEC है, तो FEC का वैल्यू 130 दिया हुआ था और यहाँ पे ECD है, तो ECD को हम निकाल देंगे। तो एंगल ECD निकालोगे तो 180, तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा ECD बराबर 180 माइनस ऑफ 130, ये हो गया 50। क्या हो गया? 50। तो ECD यानी कि आपने ये वाला एंगल निकाल दिया और ये पूरे वाला निकाल दिया, तो पूरा में से ये छोटा वाला घटाएंगे तो एक तो निकल ही जाएगा ना। तो इसलिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे एक से बराबर तुम लिख सकते हो क्या, ECD, इसलिए नहीं BCD पर लिखना, BCD माइनस ECD। तो BCD का मतलब हो गया 70, इसका मतलब हो गया 50, दोनों को सॉल्व करेगा तो 20, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। Yes, sir. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। बाकी का रेस्ट ऑफ जो क्वेश्चन है वो नए वीडियोस में बनेगा, तब तक के लिए गुड बाय। वैसे